Jai Hind students, today you all will study the topic periodic properties from class 10th science from the particular part of science that is chemistry. Chemistry से आज आप class 10th से periodic properties of elements को study करेंगे students और periodic properties बहुत ही important होती हैं chemistry को समझने के लिए आपको every moment periodic properties की ज़रूरत पड़ने वाली है तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा बहुत ईजीएस्ट वे में आपको तरीका सिखाऊंगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कैसे याद की जाती हैं और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के साथ साथ मैं थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में भी कुछ बातें करूँगा। लेकिन यहाँ पीरियोडिक टेबल को मैं डिस्कस पूरा नहीं करूँगा क्योंकि ये लेक्चर जो बनाया गया है ये डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज समझ में आ जाए इसके लिए बनाया गया है। बाकी आपको जो रेगुलर क्लासेस हमारी MIT JEE की क्लासेस की होती हैं उसमें सारे टॉपिक्स डे बाई डे आपको मिलते रहेंगे विद PDF नोट्स मिलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहां हमारा पढ़ाने का तरीका समझिए किस तरीके से मैं पढ़ाता हूं। स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स जो नाम है इसमें एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में पीरियोडिक शब्द आया है। बट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक? स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, मीनिंग जो पीरियोडिक की होती है पीरियोडिसिटी से ही ये शब्द बना है। पीरियोडिक शब्द और पीरियोडिसिटी एक ही जैसे। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर रिपीट होती है तो इसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। डेफिनेटली व्हेन एनीथिंग रिपीट्स, व्हेन एनीथिंग अकर्स अगेन एंड अगेन, व्हेन एनीथिंग रिकर्स okay at regular time interval it is said to be following the periodicity. Students, periodicity means the repetition, yes, repetition after a regular time interval. After a regular time interval if anything is getting repeated, okay, then it is said to be following the periodicity. यस तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पीरियोडिसिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को जो फॉर्मुलेट किया गया है वो इसीलिए किया गया था ताकि जो है जो सिमिलर एलिमेंट्स है वो एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर रेगुलर पोजीशन पर जो है वो आपको मिलते जाएं। लाइकवाइज जैसे मैं बात करूँ तो पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न है उसमें 18 आपने देखे होंगे क्या है वर्टिकल ग्रुप्स हैं और अगर आप देखेंगे तो 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स हैं। तो 18 जो वर्टिकल ग्रुप्स बनाए गए हैं, हर एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। तो यहां पर स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है एंड फ्रेंसीशियम है स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखेंगे ये सभी ग्रुप फर्स्ट के मेंबर हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, यहां पर स्टूडेंट्स देखेंगे तो ये भी एलिमेंट कहीं ना कहीं एक साथ ग्रुप सेकंड में रखे गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो कैसे आपको समझना है और वो हैं क्या। देखिए स्टूडेंट्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज हम लेंगे, जैसे कि प्रॉपर्टीज में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लेंगे स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियस। ओके तो एटॉमिक रेडियस के बाद में हम स्टूडेंट्स बात करेंगे दूसरे टॉपिक की। यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है हमारा आयनिक रेडियस। हालांकि क्लास 10th स्टैंडर्ड पर आयनिक रेडियस को उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन हम MIT JEE की जो प्री फाउंडेशन की क्लासेस पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आयनिक रेडियस भी यहाँ पर हम पढ़ाएंगे। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस के बाद में स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखेंगे जो टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा स्टूडेंट्स वो आप देखेंगे यहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। आई वांट टू मेक यू क्लियर दैट द प्रॉपर्टीज विच आर द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज I am writing here just like atomic radius, ionic radius, ionization potential, these all the periodic properties are studied first of all, then these has been explained here. Now the ionization potential is also known as ionization enthalpy. Yes, ionization enthalpy। तो enthalpy में और potential में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पर एस्ट्रिक मार्क इसलिए लगा दिया है कि आपको मैं बाद में enthalpy और potential में डिफरेंस बता सकूं स्टूडेंट। और ये दोनों एक ही चीज नहीं होती हैं। आपने कभी कभी आयनाइजेशन एनर्जी भी शब्द सुना होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी मैं यहां पर लिख देता हूं।
यस, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। ओके, यहां पर इसके बाद में मैं लिखता हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज। कई बार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों को एक जैसे नाम से जाना जाता है, लेकिन दोनों एक ही चीज नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों ही डिफरेंट थिंग है, लेकिन दोनों का कहीं ना कहीं जो मीनिंग है वो एक जैसा होता है। लेकिन अगर डेफिनेशन की बात करूं, वैल्यूज की बात करूं, तो इनके साइन बाकायदा एक दूसरे से अपोजिट हो जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, पांचवी जो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी यहां स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, वो हम स्टडी करेंगे वैलेंसी की बात करेंगे। ओके, इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं मेटालिक कैरेक्टर। स्टूडेंट्स, मेटालिक कैरेक्टर की बात कर सकते हैं, और इसके बाद में हम बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स किस बात की, नॉन मेटालिक कैरेक्टर की स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद में हम लोग अगला जो टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके साथ साथ में पढ़ेंगे। उसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा लास्ट जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट्स, ध्यान देना है आपको, यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं, यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो चाहे वो, यस, या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, या आयनाइजेशन पोटेंशियल हो, आयनिक रेडियस हो, या एटॉमिक रेडियस हो, इन्हें रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने जा रहा हूँ कि सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कैसे कैसे चेंज होती हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दैट इज एटॉमिक रेडियस। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे एटॉमिक रेडियस इस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप है, यहां पर ग्रुप फर्स्ट जो आप देख रहे हैं, इस केस में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं। और यहां पर देख रहे हैं आपकी जो ग्रुप सेकंड है, यहां पर अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, ओके, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो कैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे सबसे पहले पहला टॉपिक एटॉमिक रेडियस। ओके, आप नोट कर सकते हैं। बाकी आपको जो रेगुलर क्लासेस जब आप अटेंड कर लेते हैं तो उसमें एडमिशन लेने के बाद में जब अटेंड करते हैं तो सभी पीडीएफ नोट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। आपको ऐप पर भी मिलेंगे, साथ ही साथ में आपको टेलीग्राम पर भी हम जो है उपलब्ध करवा देंगे। आपको पीडीएफ नोट्स सभी मिलते रहेंगे। एंड अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एटॉमिक रेडियस। यस स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियस किसको बोलते हैं? स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? सो बहुत सिंपल है, द रेडियस ऑफ एन एटम। यस, द रेडियस ऑफ एन एटम। ओके, द रेडियस ऑफ एन एटम इज नोन एज, यस, एटॉमिक रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, एक बात को ध्यान से समझिएगा कि एटम के अंदर अगर हम बात बोलें तो कहाँ से हम रेडियस को लेंगे, तो सेंटर से ही लेंगे पेरीफेरी तक। तो एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स। कौन सा? सबसे सेंटर में अगर देखें तो यहाँ पर न्यूक्लियस है, और ये अगर हम देखें तो ये हमारा आउटर मोस्ट शेल है। स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज एटॉमिक रेडियस। यस, एटॉमिक रेडियस। लेकिन स्टूडेंट्स बात को ध्यान से समझिएगा, ये जो एटॉमिक रेडियस है इसका मेजरमेंट इतना आसान नहीं होता है। एज यू नो वेरी वेल दैट द एटम्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज और इवन बाय द माइक्रोस्कोप। इस इलेक्ट्रॉन को, एटम को अगर देखा जा सकता है तो STEM, ये स्टैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक विशेष तरीके का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है STEM। इसकी हेल्प से देखा जाता है एटम्स का क्या साइज वगैरह होगा उसको, और एटम्स को हम क्या कर सकते हैं, पिक्चराइज कर सकते हैं STEM की मदद से। यहां देखेंगे स्टूडेंट, जो एटॉमिक रेडियस है जनरली आप बोल सकते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। यस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस। स्टूडेंट्स अब आप बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ एटॉमिक रेडियस जो है वो किस तरीके से, कितने तरीके की होती है, कैसे मेजर की जाती है, उसको आप समझेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे, सबसे पहले एटॉमिक रेडियस को हम मेजर करने के लिए 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स एटॉमिक रेडियस इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अगर आप देखेंगे तो 3 कैटेगरी कौन सा है? सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज कोवेलेंट रेडियस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोवेलेंट रेडियस। दूसरी अगर रेडियस की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये वैन डर वाल रेडियस है। ओके, वैन डर वाल रेडियस है।
और अगर थर्ड टाइप की बात करें तो जो थर्ड रेडियस है दैट इज मेटालिक रेडियस। स्टूडेंट्स, तीन तरीके की हम रेडियस की बात करेंगे, तीनों को आपको मैं समझाऊंगा। कोवेलेंट रेडियस क्या है, स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे। देखिए कोवेलेंट रेडियस कहाँ होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग जहां होती है उस केस में आपको कोवेलेंट रेडियस मेजर करने का मौका मिलेगा। देखिए आइए, जैसे हम जानते हैं कि क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, यस देयर इज वन मॉलिक्यूल ऑफ Cl2. Cl2 molecule contains how many atoms of chlorine? Two atoms of Cl. Okay, there is one Cl atom and now there is another Cl atom. आपने यहां पर देखा कि दो क्लोरीन एटम मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। क्लोरीन के दोनों एटम, ये Cl एटम एक है, यस, एंड दिस इज अनदर Cl एटम। इन दोनों एटम के बीच में जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग का मतलब अट्रैक्शन, जो फोर्स वर्क कर रहा है जिसकी वजह से दोनों एटम जुड़े हैं, उस फोर्स को बोलते हैं हम यहां पर कौन सा फोर्स, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सो कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि ये सिंगल बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl से जुड़े हुए हैं, दोनों क्लोरीन के एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है। ये इस तरीके का एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम आप समझ रहे होंगे। क्लोरीन के दो एटम के बीच में वन वन इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होने से, म्यूचुअल शेयरिंग होने से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। स्टूडेंट्स, यहाँ जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब यहाँ देखेंगे कि जो दोनों के दोनों एटम हैं उनके जो न्यूक्लियस हैं, यानी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो है d। स्टूडेंट्स, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, d। d इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू atoms which were combined covalently together। दोनों एटम्स जो कोवेलेंटली बॉन्डेड थे उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जो d है, इसका अगर हम हाफ कर देंगे तो हमें कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगी स्टूडेंट। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है स्टूडेंट्स, यहां पर हम लिखेंगे इसको हाफ ऑफ द, यस, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between the two atoms of different or the same element, but here of the same element combined covalently। थोड़ी सी यहां पर मैंने डायग्राम के साथ में ही डिफिनेशन लिखनी थी इसलिए ऐसा लिख दिया। 1/2 मीन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड कोवेलेंटली। यहां ध्यान देना होगा, दोनों ही एटम सेम एलिमेंट के होने चाहिए। अगर सपोज दैट एक एटम H का है और दूसरा Cl का है, तो वो वहां पर हाइड्रोजन की एटम की कोवेलेंट रेडियस कुछ और होगी और क्लोरीन के एटम की कोवेलेंट रेडियस कुछ और होगी, दोनों सेम नहीं हो सकती है। तो इसलिए यहाँ दोनों ही एटम सेम एलिमेंट के स्टूडेंट्स होने चाहिए। ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस d है, इसका अगर हाफ करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो जो हाफ होगा वो क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस। स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान से समझिएगा, दोनों एटम जब भी कभी कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं तो वो दोनों एटम एक दूसरे को टच कभी भी नहीं कर सकते हैं या एक दूसरे में इंटरमिक्स नहीं हो सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। केवल और केवल क्या होता है स्टूडेंट्स, जो उनके आउटर मोस्ट शेल हैं वो कॉमन स्पेस शेयर करते हैं, जैसा कि यहां दिखाया गया है, कॉमन स्पेस शेयर कर रहे हैं। इसलिए मैंने यहां पर रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम में जरूर दिखा दिया कि दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा एकदम होता नहीं है कि दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली टच करते हैं स्टूडेंट्स। ये कहीं ना कहीं इनके बीच में थोड़ा सा गैप जरूर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसको जरूर हम दिखा देते हैं कि एक दूसरे के साथ में टच में है, लेकिन कभी भी टच में नहीं होते हैं। ये बात आपको थोड़ा सा समझना है। और अगर आप इसको ऐसा मान के चल रहे हैं तो आप अंडरस्टूड मान के चलिएगा कि ये दोनों एटम के जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो केवल और केवल कॉमन स्पेस शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, उसकी एक वजह है। जैसे आप यहां देखेंगे वंडर वॉल रेडियस की बात जब करेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि मैं इस बात पर स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं कि दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल पूरी तरीके से कांटेक्ट में नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे की वजह है। देखिए, जैसे यहां पर हम एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर यानी जैसे गैस का कोई एक सिलेंडर है, यहाँ पर एक पिस्टन उस पर लगाया गया है और इसके अंदर में गैस के मॉलिक्यूल हैं। ये Cl2 का एक मॉलिक्यूल, ये Cl2 का दूसरा मॉलिक्यूल, ये Cl2 का तीसरा, चौथा और बहुत सारे मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस के होंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है और इसके साथ में ही अगर मैं क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। यस स्टूडेंट्स, ये होगा। अब क्लोरीन का दूसरे मॉलिक्यूल के केस में भी इसी तरीके से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस d होगी। लेकिन अगर मैं यहां देखूं तो यहां पर ये जो दो एटम है, ये एटम और ये एटम,
ये जो एटम है इनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की अगर स्टूडेंट्स में बात करूंगा तो ये डी डैश होगा। ये डी डैश क्या है? यस, डी डैश क्या है? डी डैश इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स ऑफ नियरेस्ट मॉलिक्यूल। दो नियरेस्ट मॉलिक्यूल जो क्लोरीन के हैं उनके जो दो नियरेस्ट एटम हैं उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है। अब अगर ये यहां देखा जाए, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल, यानी इसको मैं चलिए लिख देता हूं नाम, ये एक मॉलिक्यूल है, यस, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ओके, ये दोनों मॉलिक्यूल नियरेस्ट हमने मान लिया। जैसे ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, दो नियरेस्ट मॉलिक्यूल हैं। ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से बहुत दूर है, तो दो नियरेस्ट मॉलिक्यूल के नियरेस्ट एटम, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस, यस, यहां पर हमने न्यूक्लियस मान लिया पोजीशन, यहां न्यूक्लियस की पोजीशन मान ली। दो नियरेस्ट मॉलिक्यूल के नियरेस्ट एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का जो हाफ होगा, डी डैश का जो हाफ होगा, उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट वैन डर वाल रेडियस, क्योंकि इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है वो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। स्टूडेंट फिर से ध्यान देंगे, दो नियरेस्ट मॉलिक्यूल, जैसे ये मॉलिक्यूल और ये नियरेस्ट मॉलिक्यूल, इसका ये हो गया। जैसे यहां से देखेंगे इसको, सपोज दैट ये मॉलिक्यूल ये वाला है और ये वाला मॉलिक्यूल ये वाला मॉलिक्यूल है, ये दो नियरेस्ट मॉलिक्यूल हैं। इन दोनों के नियरेस्ट एटम के बीच की जो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है डी डैश, उसका जो हाफ होगा वो वैन डर वाल रेडियस होगा। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो वैन डर वाल रेडियस होगी वो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे पार्ट में देखें तो यहां तक ही आ पाएगी, क्योंकि डेफिनेटली ये पूरे के पूरे डिस्टेंस जो यहां से यहां तक है उसका हाफ यहीं तक आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो जो वैन डर वाल रेडियस है वो हमेशा कोवेलेंट रेडियस से बड़ी आती है। क्लोरीन की वैन डर वाल रेडियस हमेशा कोवेलेंट रेडियस से क्या होगी स्टूडेंट्स? बड़ी होगी। और अगर हम बात करें यहां मेटेलिक रेडियस जो टर्म आ रहा है वो क्यों आ रहा है? आप जानते हैं कि मेटल्स के जो एटम होते हैं वो कभी भी इस तरीके के मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हम बात कर रहे होते सोडियम की, अगर हम बात कर रहे होते पोटेशियम की, यहाँ पर इन सब मेटल्स की बात करते, तो क्या उस पर ये टॉपिक यहाँ पर लागू होता? नहीं लागू होता, क्योंकि ये क्या है? मेटल्स है। तो स्टूडेंट्स समझिएगा बात ध्यान से, मेटल्स के केस में क्या होता है? यस, मेटल्स के केस में क्या होता है कि जैसे ये सोडियम का एक एटम है, ओके, और सोडियम का एक दूसरा एटम है, मान लीजिए Na के दो एटम है, ओके, ये मान लिया हमने A और ये मान लिया B फॉर रिप्रेजेंटेशन ओनली, है दोनों सोडियम के एटम। ये एटम मिल करके जब पूरा एक सोडियम मेटल बनाते हैं, बहुत सारे एटम मिलके एक साथ सोडियम मेटल बनाते होंगे, तो वहां पर जो एटम्स होते हैं वो कहां होते हैं, कैसे पोजीशन होती है, ये हायर क्लासेस का टॉपिक है। हालांकि सॉलिड स्टेट का क्लास 12th में आप पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि उसके अंदर का अरेंजमेंट कैसा होता है। स्टूडेंट्स देखिए, मेटल में हमेशा क्या होता है कि जैसे एक एटम आप यहां देख रहे हैं, दूसरा एटम आप यहां देख रहे हैं, तीसरा एटम अगर यहां देख रहे हैं, इस तरीके से अगर एटम अरेंज हैं, ठीक है, बहुत क्लोजली प्लेस्ड होते हैं एटम्स, एक दूसरे के साथ में टाइटली जो है पैक्ड होते हैं। लेकिन इनमें एक बात ध्यान रखिएगा, कौन सा ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है? देखिए, सोडियम का एटम सोडियम के दूसरे एटम के साथ कौन से फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है? ऐसा क्या है कि सोडियम एटम आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो सॉलिड स्टेट बना दे रहे हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, कुछ तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के केस में क्या था? वैन डर वाल फोर्स, यस, यहां कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा दो एटम जुड़े थे, तो वहां कौन से फोर्स की वजह से सोडियम के एटम आपस में जुड़ के सॉलिड स्टेट बना रहे हैं? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आप समझ गए तो आप मेटेलिक रेडियस बहुत आसानी से स्टूडेंट्स समझ जाएंगे। ध्यान देंगे यहां पर टॉपिक पर। यहां क्या मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझाऊंगा आपको। देखिए, आप एटम के बारे में क्लास 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं कि एटम के अंदर दो पार्ट होता है, न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्यूटिंग इन द डिफरेंट शेल्स। जो शेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, फॉर मेटल्स स्टूडेंट्स, आपने फॉर मेटल्स एक खास बात देखी होगी। मेटल्स के केस में आपने एक खास बात देखी ये होगी स्टूडेंट्स कि उसमें कहीं ना कहीं जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एम आई क्लियर ऑन दिस? आप जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। चलिए, हमने यहाँ बात कर लिया, मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है सोडियम एटम का, ये उसका फर्स्ट शेल है, ये उसका सेकंड शेल है, ये उसका थर्ड शेल है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 8 और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ऐसा सभी एटम के साथ में होगा। ओके, अब आप जरा देखिए इतने रीजन को, केवल जितने रीजन को मैं शेडेड कर रहा हूं इतने रीजन को देखिए। यस,
इतना सा रीजन। अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस के आप अंदर जानते हैं 11 प्रोटॉन है। हमने सोडियम की बात की है, सोडियम मतलब 11 Na23। यहाँ 11 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, और देखें तो 12 न्यूट्रॉन है, और यहाँ देखें तो इलेक्ट्रॉन्स कितने थे टोटल 11। लेकिन यहाँ तक जितना शेडेड रीजन है, इन शेडेड पोर्शन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स कितना है देख रहे हैं, तो दिखाई दे रहा होगा 8 और 2 10 है केवल। तो इसका मतलब यहां पर नेट चार्ज कितना आ रहा है स्टूडेंट, ध्यान देंगे यहां नेट चार्ज आ रहा है 1 यूनिट पॉजिटिव, 1 यूनिट पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 11 प्रोटॉन है स्टूडेंट्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 11 प्रोटॉन की वजह से 11 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से 10 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज यहां है, उसको हम केवल और केवल प्लस से यहां पर शो कर देते हैं। किससे शो करते हैं? प्लस। अब देखिए वो मैं टर्म यूज करता हूं जो मैंने स्टार्टिंग में टर्म यूज नहीं किया, जितना शेडेड पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है इसको हम कर्नेल कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं मेटल का कर्नेल। कर्नेल के चारों तरफ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का चारों तरफ सी होगा। इस तरीके से पूरे के पूरे मेटल के क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स का बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, ठीक है, मूवमेंट होता रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मूव करते रहते हैं, तो ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, मोबाइल सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल मैंने दिखाया बेटा, तो पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। लगातार अट्रैक्शन फोर्स करने की वजह से, वर्क करने की वजह से ये एटम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, टाइटली बॉन्डेड रहते हैं, और यही इनकी वजह होती है कि ये टाइटली बॉन्डेड रहते हैं। तो अब यहां जो डेफिनेशन बनेगी स्टूडेंट वो क्या बनेगी कि दो नियरली जो एटम है, नियर बाई जो एटम है किसके, यहां पर मेटल के जो नियर बाई एटम है विच आर बॉन्डेड टुगेदर बाई मेटेलिक बॉन्ड, मैंने नाम लिया मेटेलिक बॉन्ड का। तो देखिएगा मेटेलिक बॉन्ड स्टूडेंट्स, मेटेलिक बॉन्ड क्या था, मेटेलिक बॉन्ड किसको बोलते हैं, अट्रैक्शन यस बिटवीन यस कर्नेल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। यस स्टूडेंट, मोबाइल इलेक्ट्रॉन और कर्नेल के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को ही हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन, नथिंग एल्स। बॉन्ड का मतलब अट्रैक्शन। देखा होगा आप लोग ना आपस में बात करते हैं, यार उन दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बॉन्डिंग मतलब उन दोनों में बनती बहुत अच्छी है, बॉन्डिंग बहुत तगड़ी है, इसका मतलब अट्रैक्शन है आपस में कहीं ना कहीं उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो ये कॉमन टर्म है, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री की फील्ड में हम बॉन्ड का मतलब हमेशा समझेंगे अट्रैक्शन। आप हायर क्लासेस में, क्लास 11th में जब पहुंचेंगे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि केमिकल बॉन्डिंग का रीजन क्या है, क्यों होती है। क्लास 10th में भी आपको मैं हालांकि समझाऊंगा प्री फाउंडेशन लेवल पर केमिकल बॉन्डिंग का कारण क्या है। ओके, फिलहाल अभी हम यहां फोकस करते हैं मेटालिक रेडियस, वंडर वाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस, ये कैसे डिफाइन होती हैं। तो आपने देखा कोवेलेंट रेडियस के केस में हमने क्या देखा, कोवेलेंट रेडियस क्या है, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ओके, इट्स हाफ वैल्यू, ओके, in case when the two atoms were combined together by covalent bond। दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जब बॉन्डेड थे तो उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ लिया गया था, तो वो कोवेलेंट रेडियस था। दो नियर बाई मॉलिक्यूल, उनके नियरेस्ट एटम, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ जो था, दैट वाज वंडर वाल रेडियस। तो वंडर वाल रेडियस हमेशा कहां पर एप्लीकेबल होगी, जहां पर दो मॉलिक्यूल होंगे या एक जगह पर और एप्लीकेबल होगा। स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लीजिए, काम आएगा आपके क्लास 12th में भी, ये आएगा आपको पी ब्लॉक में देखने को। आपने देखा होगा और अपने इसी क्लास 10th के ही चैप्टर में जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि किसी भी पीरियोडिक टेबल के किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर, क्योंकि अभी मैं भी बताऊंगा, पीरियोडिक टेबल में पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर अक्रॉस द पीरियड इसको हम बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस घटती चली जाती है। यस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती चली जाती है, उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों। लेकिन आपने देखा होगा जो लास्ट में इनर्ट गैसेस रखी गई हैं, लास्ट में ग्रुप 18 में इनर्ट गैसेस की एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ी होती है। ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, नहीं तो अभी भी समझ लीजिए, और अगर आप गूगल भी करके देखेंगे तो आपको मिलेगा यही कि एटॉमिक रेडियस ऑफ द इनर्ट गैस एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड इन ग्रुप 18 which is the rightmost group of the periodic table is having the largest radius। तब आपके दिमाग में आता होगा ऐसा क्यों हो गया भाई, यहां से वहां तक जाने पर साइज घटता जा रहा था, ग्रुप फर्स्ट से लेकर 17 तक साइज घटा और अचानक 18th ग्रुप का साइज कैसे बड़ा हो गया। तो स्टूडेंट्स उसका रीजन बताता हूं। आप जानते हैं इनर्ट गैसेस क्या करती हैं, उनमें बॉन्डिंग होती है, नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, हीलियम के केस में डबलेट कंप्लीट होता है। तो जब वो बॉन्डिंग नहीं करेंगी इट मींस कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगी, ऐसे दो एटम उनके मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड कभी भी नहीं बनाएंगे, तो उसमें कोवेलेंट रेडियस एप्लीकेबल होगी, आंसर है नहीं होगी। तब इसका मतलब क्या,
उनमें एक एटम और दूसरे एटम के बीच में जो एटम जो चूंकि वो गैस है तो एटम से एक दूसरे के बहुत क्लोज तो होंगे नहीं, दूर होंगे। तो एटम्स जो होंगे उनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो कौन सा वर्क करेगा? वैन डर वाल फोर्स। और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब वर्क करेगा तो दो नियर बाई एटम जो होंगे उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ करोगे, दैट विल बी वैन डर वाल रेडियस। यानी कि हम एटॉमिक रेडियस की जब भी बात करेंगे इनर्ट गैसेस के लिए तो वैन डर वाल रेडियस की स्टूडेंट्स बात होगी। और वैन डर वाल रेडियस इज लार्जेस्ट आउट ऑफ दीज थ्री रेडियस। Yes, out of these three radii, the van der Waal radii is the having highest value. तो यहां कोवेलेंट रेडियस की अगर हम बात करें तो इससे ये वैन डर वाल रेडियस बड़ी और मेटालिक रेडियस सबसे छोटी होती है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि मेटालिक रेडियस के केस में क्या होता है, मेटल के जो एटम होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं और उसकी डेंसिटी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा होती है मेटल्स की नॉन मेटल्स की तुलना में। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने तीनों तरीके की रेडियस आपको डिस्क्राइब कर दी है स्टूडेंट्स। ओके, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। कोवेलेंट रेडियस कहां पर आपको देखने को मिलेगी? ज्यादातर नॉन मेटल के केसेस में देखने को मिलेगी। और नॉन मेटल के केसेस में कहां देखने को मिलेगी? जहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती होगी। वैन डर वाल रेडियस भी यहां देखने को मिलेगी, कोवेलेंट भी देखने को मिलेगी नॉन मेटल में। तो अगर आप देखें तो वैन डर वाल रेडियस इज ऑलवेज हैविंग द ग्रेटर वैल्यू देन कोवेलेंट रेडियस। एंड मेटालिक रेडियस की अगर बात करें तो मेटालिक रेडियस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द केस ऑफ मेटल्स। और मेटालिक रेडियस हमेशा इन दोनों रेडियस से छोटी होती है। मेटालिक रेडियस की डिफिनेशन मैंने बताया, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू मेटल एटम्स कंबाइंड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड को मैंने एक्सप्लेन किया, द अट्रैक्शन बिटवीन कर्नेल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। कर्नेल को मैंने डिस्क्राइब किया कि आउटर मोस्ट शेल को छोड़ दीजिए, जितना बाकी का पोर्शन बचा, यस, जितना बाकी का पोर्शन बचा न्यूक्लियस से लेकर के पेनल्टीमेट शेल तक, न्यूक्लियस से पेनल्टीमेट शेल। देखिए आउटर मोस्ट शेल को अल्टीमेट बोलते हैं और आउटर मोस्ट शेल से ठीक पिछले वाला जो शेल होता है सेकंड लास्ट, उसको पेनल्टीमेट बोलते हैं। और इसके भी पीछे अगर आप जाना चाहते हैं तो उसको एंटी पेनल्टीमेट बोलते हैं। आउटर मोस्ट अल्टीमेट, उसके बाद पेनल्टीमेट, उसके बाद एंटी पेनल्टीमेट। यस, यहां पर हम देखेंगे अल्टीमेट को छोड़ दीजिए और पेनल्टीमेट तक का रीजन पकड़ लीजिए। पेनल्टीमेट शेल तक का जो रीजन है न्यूक्लियस से, इसको कर्नेल बोला जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि बाहर एक इलेक्ट्रॉन रह गया और वो इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, वो कहीं ना कहीं मूव करता रहता है। और ये एक खास बात और बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखते होंगे या आपसे हो सकता है कभी भी कोई पूछ दे लिथियम सोडियम पोटेशियम में कौन सबसे ज्यादा शाइनिंग करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा अक्सर करके, बहुत छोटी सी बात है यहाँ पर, 2 मिनट के लिए मैं आपको इस टॉपिक पर इसलिए ला रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मोबाइल इलेक्ट्रॉन से उसका थोड़ा सा कुछ लेना देना है। ओके, लिथियम सोडियम पोटेशियम ये शाइनी बहुत होती है सरफेस में। मेटल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस, आप पढ़ते आ रहे होंगे बहुत दिनों से मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में, मेटल्स हैव द लस्टर। लेकिन अगर कोई पूछ देता है लिथियम सोडियम पोटेशियम में किसमें ज्यादा लस्टर होती है तो आपको सोचना पड़ जाता है। आप सोचते हैं कि किसमें लस्टर ज्यादा होगी, रटने की जरूरत नहीं स्टूडेंट। लस्टर डिपेंड्स ऑन द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। लस्टर डिपेंड्स ऑन द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जितने मोबाइल ज्यादा होंगे, उसकी मोबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही लस्टर ज्यादा होती है। अब आप सोच रहे होंगे इसकी मोबिलिटी को अफेक्ट कौन करता होगा, तो डेफिनेटली ये अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स जितना वीक लगेगा मोबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो मोबिलिटी कब ज्यादा होगी? जब इसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, यानी कि नीचे जाने पर, ग्रुप में नीचे जाने पर आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती है। अब जानते हैं लिथियम के केस में न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल। यस, सोडियम के केस में न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल इज द आउटर मोस्ट शेल। तो यहां देखेंगे रेडियस बढ़ती चली जा रही है। रेडियस कहीं ना कहीं आउटर मोस्ट शेल तक की न्यूक्लियस से डिस्टेंस की अगर कंपेयर करते हैं, नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। ये हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी का ट्रेंड में आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे कैसे नीचे जाने पर ग्रुप में एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। दिख भी रहा होगा आपको, शेल की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो यहां पर मोबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बढ़ने की वजह से इसकी लस्टर बढ़ेगी। स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मैं आने वाली क्लासेस में समझाऊंगा। और हम अब आगे की तरफ मूव करेंगे। मेटालिक रेडियस के बाद आयनिक रेडियस हम कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, मेटालिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस, ओके, मेटल्स ही बनाती हैं आयन। कौन बनाती हैं? एटम्स। मेटालिक एटम्स बनाते हैं क्या? केटायन। और अगर हम बात करें नॉन मेटल, तो नॉन मेटल बनाते हैं क्या? एनायन। बहुत छोटा सा टॉपिक, 2 मिनट में हम कवर करते हैं इसको स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आपने देखा एटॉमिक रेडियस, तो आगे भी देखेंगे आयनिक रेडियस।
ट्रेंड कैसे चलता है इसको हम देखेंगे अभी इसी केस में साथ साथ में आयनिक रेडियस को डिस्क्राइब करने के बाद में, क्योंकि हम दोनों ट्रेंड एक साथ स्टडी करेंगे। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर कैसे चेंज हो रहा था, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर कैसे चेंज हो रहा है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं सबसे पहले सोडियम एंड सोडियम आयन। यस, एक तरफ सोडियम और एक तरफ हम सोडियम आयन का केस स्टूडेंट्स देखेंगे। तो हम यहां पर देखते हैं कि जो सोडियम एटम है, यस स्टूडेंट्स, सोडियम एटम के केस में अगर आप देखते हैं तो न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट शेल है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है, ये उसका सेकंड शेल है जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस, और यहां पर देखेंगे कि थर्ड शेल उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट्स अगर सोडियम आयन की हम बात करें तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तभी हमारे पास सोडियम आयन बनेगा। यहां पर न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल और अब ये सेकंड शेल। सेकंड शेल में स्टूडेंट्स हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर है सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ओके, आपको देखने से समझ में आ रहा होगा सोडियम आयन इज हैविंग द स्मॉलर रेडियस। यस, यहां अगर देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक की आयन के केस में, वो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की एटम के केस में जो डिस्टेंस है उससे कहीं ना कहीं कम है। तो हम यहां देखेंगे RNA प्लस इज लेस देन RNA। यस, तो आयनिक रेडियस के केस में भी डेफिनेशन कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं आएगी। आयनिक रेडियस क्या है? द डिस्टेंस, yes, the distance from the nucleus, yes, to outer most shell of an ion। तो आयन से स्टूडेंट 2 तरीके के होते हैं, केटायन एंड एनायन। आइए अब बार बार हम इस तरीके का डायग्राम बना के तो नहीं देखेंगे। अगर सपोज दैट हमसे किसी ने कहा कि आप बताइए RNA प्लस, यस, RMG प्लस, Mg डबल प्लस, ओके, और आप RAl ट्रिपल प्लस, इन तीनों में कंपेयर करके बताइए कि तीनों में क्या रिलेशन है। सपोज दैट एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, RNA प्लस, RMG डबल प्लस, RAl ट्रिपल प्लस में रिलेशन बताइए, कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके लिए स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना है, एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूं, याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z बाई E। What is Z and what is the E? Students ध्यान रखेंगे, Z is atomic number. Yes, Z is atomic number. E is number of electrons. Students आप देख रहे होंगे कि सोडियम आयन के केस में Z11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया। इस केस में अगर आप देखेंगे तो Z इज इक्वल टू 12 क्योंकि मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कितने 10। स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम आयन के केस में देखेंगे तो यहां पर Z13 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। क्या ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं? यस, द आंसर इज करेक्ट। तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन तीनों में सेम है, 10 10 एंड 10। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ द एटॉमिक नंबर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको दिखाई दे रहा होगा जिसका न्यूमरेटर छोटा उसकी रेडियस सबसे बड़ी, तो आपको न्यूमरेटर किसका सबसे स्मॉलर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ रहा होगा न्यूमरेटर इज लीस्ट फॉर द सोडियम आयन। यस, फॉर सोडियम आयन अगर आप देखेंगे तो Z बाई A इज इक्वल टू 1.1। ओके, फॉर Mg डबल प्लस स्टूडेंट्स आप देखेंगे Z बाई E इज इक्वल टू 1.2 एंड फॉर एल्यूमिनियम आयन स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल Z बाई E इज इक्वल टू 1.3। सो इफ द रेडियस will be compared then RNA plus will be largest and RMG plus double plus it will be smaller and RAl triple plus will be smallest। Am I clear on this students? आपने ध्यान से देखा होगा। तो अब हम बात करते हैं सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन की। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए तो ये केस हो गया। अब आप देखिएगा अगर हम सोडियम के ठीक है राइट साइड में देखते हैं तो आपको एलिमेंट कौन सा देखने को मिलता है, मैग्नीशियम, उसके बाद कौन सा देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम पीरियोडिक टेबल में। तो लेफ्ट से राइट जाने पर आपने देखा आयंस की रेडियस हमेशा क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। द आयनिक रेडियस इज डिक्रीजिंग, आयनिक रेडियस डिक्रीजिंग, यस, आयनिक रेडियस इज डिक्रीजिंग। ओके, और अगर ग्रुप में नीचे जाएंगे तब क्या होगा स्टूडेंट्स, देखते हैं आप,
हम बात करते हैं RNA+ की एंड RK+ की और RLI+ की। स्टूडेंट्स बात करेंगे एटॉमिक रेडियस के ही जैसे यहाँ पर भी केस आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं शेल एडेड होते जा रहे हैं, इसलिए साइज नीचे आने पर बढ़ेगा। तो यहाँ पर बोलेंगे आयनिक एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। यहाँ एक छोटा सा टॉपिक मैं ठीक एंड करने से पहले आपके सामने डाल देता हूं, जो कि आपको स्टडी करना है, अपने से देखना है, और हमारे रेगुलर क्लासेस को अटेंड करते समय आपको टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मैंने बताया है कि एटॉमिक रेडियस हमेशा बढ़ती है, लेकिन ऐसा आपको डी ब्लॉक में देखने को नहीं मिलेगा। पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, सबसे लेफ्ट मोस्ट के 2 ग्रुप, बीच के जो नेक्स्ट 10 ग्रुप होंगे वो डी ब्लॉक, और उसके बाद में जो आपको 6 ग्रुप देखने को मिलेंगे सबसे लास्ट में पीरियोडिक टेबल में राइट मोस्ट वो पी ब्लॉक है, और नीचे आप 2 जो देखेंगे यहां पर सीरीज वो होंगी एफ ब्लॉक। तो स्टूडेंट्स जो डी ब्लॉक में जो मेटल्स होती हैं उसके केस में जब कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की अगर हम बात करेंगे तो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड के केस में बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड के केस की अगर बात करेंगे स्टूडेंट्स तो आप देखेंगे कि यहां पर कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड के केस में सिल्वर और गोल्ड का जो साइज है वो सेम होता है। रेडियस ऑफ सिल्वर एंड रेडियस ऑफ गोल्ड एटम इज सेम, जबकि ये ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं फिर भी रेडियस चेंज नहीं हो रही है। इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। Stay tuned with MIIT JEE classes for the coming lectures and take the admission as much earlier as possible. Thank you. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.